गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने आपको पाठ एक कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ाया। मैं चाहता हूं कि आपने जो मैंने पढ़ाया आपके लिए वो आपको बहुत पसंद आया होगा। उसका मैंने अर्थ को शब्दार्थ अच्छी तरह समझाए कि बादलों के क्या रूप आकार होते हैं। वो जो लेसन आपके था पाठ एक मन के भोले बादल, वो ये कविता थी और कविता को बोलते हैं पद्य। आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं गद्य। गद्य और पद्य दो चीज होती है, ये अलग अलग है। हिंदी की कविता है, दोहा है, चौपाई है, ये आती है पद्य में। और मैं आज आपके लिए शुरुआत जो करा रहा हूं वो है गद्य। गद्य में आपका जो पहला लेसन है नंबर 2, उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसका तो मतलब आप समझ गए होंगे कि सवाल और जवाब क्या होते हैं। सवाल का मतलब क्या है? प्रश्न, और जवाब का मतलब उत्तर। ठीक है, तो ये सवाल और जवाब, जैसा कोई सवाल पूछेगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। तो इस पाठ के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये अकबर और बीरबल के बारे में है। अकबर फतेहपुर सीकरी में जिन्होंने अपना एक राजधानी जो बनाई थी, वो फतेहपुर सीकरी के बारे में ही इसमें लिखा गया है कि वहीं पर क्या है कि वो अपना शासन चलाते थे। तो आप इतना तो जानते हैं कि बादशाह और राजा, मुस्लिम जो शासक थे उनको बादशाह बोलते थे और हिंदू जो थे उनके को राजा बोलते थे। तो बादशाह का लिंग बदलो क्या होगा आप जानते हो? बेगम। और राजा का लिंग बदलो क्या है? रानी। तो इस तरह से क्या है कि अब ये मैं बीरबल के बारे में और अकबर के बारे में थोड़ा आपके लिए समझा देता हूं, क्योंकि ये पाठ आपकी समझ में तभी आएगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। अकबर बहुत बड़े शासक थे और उनका बहुत दूर दूर तक शासन चलता था। वो अकबर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो मंत्री थे एक से एक विद्वान था। उनके मंत्रियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय देता हूं। टोडरमल, बीरबल, तानसेन, समद, अबुल फजल और फैजी इत्यादि। और ये जो जितने भी विद्वान थे ये उनके 9 रत्न थे। उनको 9 रत्न के बारे में जानते हैं। और रत्न का मतलब क्या? हीरे मोती जवाहरात, यानी बेशकीमती, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसी ये कीमती थे। ये अपने कोई साहित्य में, कोई कला में, कोई विज्ञान में, सब चीज में निपुण थे और उनकी सहायता से वो अपना ये शासन चलाते थे। और जब वो अपने दरबार में बैठते थे, अपना शासन चलाते थे, तो ये सभी जो 9 मंत्री थे उनके आसपास बैठते थे। किसी भी तरह की समस्या होने पर ये लोग अनुमति लेकर के ही ये बादशाह अकबर से बात कर सकते थे। तो इस तरह क्या है, वो शासन चलाते चलाते उनको काफी समय व्यतीत हो गया। बीरबल से वो कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे, क्योंकि बीरबल कुछ में ज्यादा ही गुण थे, यानी कहो कि वो सर्वगुण संपन्न। उनको हिंदी का भी बहुत ज्ञान था और वो एक विदूषक का भी काम करते थे। विदूषक जानते हो आप क्या होता है? विदूषक का मतलब है मनोरंजन करने वाले, कराने वाले। वो राजा का मनोरंजन कराते थे। बीच बीच में अपने शासनकाल में समय में घंटे 2 घंटे काम करने के बाद में जब उनको बोरियत महसूस होती थी, वो जो परेशान हो जाते थे, तो अकबर को अपने पास बुला देते थे। अकबर चलो थोड़ा घूम के आते हैं। बीरबल अकबर दोनों मिलकर के जब बातें करते थे तो वो कोई ना कोई चुटकुला उनके लिए सुना देते थे। तो अकबर एक दोबारा से एकदम तरोताजा हो जाते थे, खुश हो जाते थे और उसको धन्यवाद देते थे कि बीरबल बैठो, बहुत अच्छा लगा। इस तरह शासन करते करते कुछ उस बादशाह के जो दरबारी थे वो बीरबल से जलने लगे। बीरबल को इतना मान सम्मान दे रखा है, हमको पूछते ही नहीं।
उन्होंने कहा कि देखो भाई, बीरबल की विशेषता अलग है, आपकी विशेषता अलग है, आपको भी पूछता हूं। बीरबल एक तो चतुर थे बहुत, किसी भी तरह का प्रश्न कोई वो पूछते थे कोई भी, तो उसका उत्तर वो बड़ी हाजिर जवाबी के साथ देते थे। अब आप समझे हाजिर जवाबी क्या है? किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर देना, उसको कहते हैं हाजिर जवाबी, और वो भी चतुराई के साथ। और ये वो विदूषक भी थे, यानी उनमें इतने गुण थे जो और लोगों को जो थे और मंत्री थे वो उनके सामने कहीं भी टिक नहीं पाते थे। तो उन्होंने योजना बनाई सभी मंत्रियों ने कि बीरबल को यहां से निकलवा दो, कैसे भी दरबार से निकलवा दो। एक ख्वाजा सरा नाम के मंत्री थे। अब उनको मंत्री तो नहीं कह सकते, वो क्या है कि एक दरबारी थे और बादशाह के कुछ रिश्तेदार थे, तो रिश्तेदार की बात तो माननी पड़ती थी। तो वो इस तरह के अनावश्यक प्रश्न पूछ डालते थे कि देखो बीरबल से ये सवाल पूछो, वो कुछ नहीं जानते, आपने ऐसे ही तो सिर पे चढ़ा के रखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पूछते, तो आप ही प्रश्न पूछिए। ख्वाजा सराफ को कहा उन्होंने, बादशाह ने, कि आप ही पूछिए। तो उन्होंने पूछ डाला कि बीरबल ये बताओ कि इस पृथ्वी का मध्य कहाँ है, बीच कहाँ है? तो सब लोग सकते में आ गए कि ये क्या प्रश्न पूछ डाला। लेकिन बीरबल ने कहा नहीं, इसका मैं जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने अपनी छड़ी ली और एक जगह जहां बैठे थे वहीं टिका दी, और टिका करके आके अब नाप लो आप कहीं से भी, ये बिल्कुल मध्य यही है जहां मैं बैठा हूं। तो एकदम क्या है कि अकबर मुस्कुरा देते। तो इस तरह की क्या है कि ये एक इस तरह का इस पाठ में आपको मनोरंजन भी मिलेगा। अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, जो गद्य के लेसनों को बार बार पढ़ाऊंगा तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आदर्श वाचन क्या होता है और मौन वाचन क्या होता है और सस्वर वाचन क्या होता है। पद्य में जब पढ़ाते हैं कविता में आदर्श पाठ होता है, और जब गद्य में पढ़ाते हैं तो आदर्श वाचन होता है। ये आदर्श वाचन कौन करता है? टीचर करता है, अध्यापक करता है। और बच्चे अपनी बुक में जहां टीचर पढ़ रहा है वहां पर क्या है कि अपनी उंगली लगा कर रखते हैं कि ये शब्द क्या है। इसको कहते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के बाद में जब टीचर पढ़ता है तो उसके बाद में एक एक बच्चे को बुलाता है कि आप पढ़ के बताओ इसको। तो बच्चे जब पढ़ते हैं, और बच्चों के पढ़वाने के बाद में कुछ बच्चों के लिए अलग से टाइम दिया जाता है, क्लास 4 से लेकर के 3rd तक तो क्या है कि सस्वर वाचन करवाया जाता है। बच्चे बोल बोल करके पढ़ते हैं, जैसे टीचर ने पढ़ दिया, पढ़ने के बाद में उनको 4 या 5 मिनट दी जाती है कि अब आप पढ़िए। तो बच्चे सभी अपनी बुक को बोल बोल करके और पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 4 से और बड़ी क्लासों तक होता है मौन वाचन, यानी आप किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, अपना ध्यान अपनी बुक में लगाएंगे और बिल्कुल जहां तक टीचर ने पढ़ाया उसको बिल्कुल पढ़ डालेंगे। बिल्कुल टीचर से कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते कि ये क्या है। जब बाद में जब आपको जो कठिनाई होगी तो बाद में टीचर आपके लिए समय देगा कि अब आपको जो शब्द पढ़ने में नहीं आए उनको पूछ लो। तो टीचर आपकी सीट पर आएगा, कठिन शब्दों को लिखेगा, और तब आपकी समझ में आएगा कि ये मौन वाचन क्या है और आदर्श पाठ क्या है और आदर्श वाचन क्या है। तो अब मैं क्या है कि इस पाठ का सबसे पहले क्या है कि मैं आदर्श वाचन करूंगा, और कृपया आप अपनी बुक में देखिए, इधर उधर किसी बच्चे का ध्यान नहीं जाना चाहिए, बुक में देखिए। मैं इसका क्या है कि आदर्श वाचन कर रहा हूं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। प्लीज बुक में देखिए सब बच्चे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज।
ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर एक मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्लबाज की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल को ख्वाजा का प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ये मैंने इतना आपके लिए पढ़ा। अब मैं इसमें से आपको सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ भी आपको नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके लिए शब्दार्थ। ये है शब्दार्थ और एक है शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ और एक है समान अर्थ। समान अर्थ, शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, समान अर्थ। क्या इसमें कोई अंतर है? कोई भी बताओ, इसमें कुछ अंतर है? इनमें कोई अंतर नहीं है। कुछ बच्चे पूछते, कुछ टीचर लिख देते शब्दार्थ, इसमें दोनों चीज आ गई, इधर शब्द और इधर अर्थ लिखो। फिर आ गया दूसरा शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ लिखो, शब्द इधर लिख दिए, अर्थ इधर लिख दिए। फिर आ गया समान अर्थ, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ लिखो। ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन कभी कभी क्या है कि बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि समान अर्थ क्या है, शब्दों के अर्थ क्या है। ठीक है, और आपने तो शब्दार्थ ही लिखा है, आपने शब्द लिखा नहीं, अर्थ नहीं लिखा नहीं, तो ये शब्द हो गया और ये अर्थ हो गया, दोनों आ गया। इसका हम विच्छेद करते हैं शब्दार्थ का, तो शब्द धन अर्थ। ठीक है, तो मैं शब्दार्थ छोड़ देता हूं और इन शब्दार्थ का मैं आपके लिए लिखता हूं। यस, अभिमान। अभिमान बताओ कोई भी? अभिमान का है घमंड। घमंड, घमंड का तो और भी है गर्व। घमंड का दूसरा है गर्व, लेकिन आप में से दोनों में से मैंने जो बोले एक लिखी है बस। फिर है बुद्धिमान। बुद्धिमान का है होशियार। बुद्धिमान का होशियार। संसार, संसार का जगत भी है और जग भी है। आपको जो अच्छा लगे वो शब्द लिखिए। जवाब, उत्तर। जवाब का मतलब है उत्तर। और मूर्ख
बेवकूफ, पूर्वता है बेवकूफ। और फिर है संदेह, संदेह का है शक, संदेह का मतलब है शक। और आकाश, ये तो बहुत सरल है, आपने पढ़ा है क्लास 3 में। आसमान का आसमान और का है आकाश। आकाश पहले लिख दो या आसमान लिख दो, इधर आकाश होगा तो इधर आसमान, इधर आसमान होगा तो इधर आकाश। ये क्या है कि मैंने आपके लिए लिखे ये शब्दों के अर्थ। और फिर है संदेह, 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 हाँ संदेह सर। फिर धरती, धरती जमीन, जमीन का कोई और बताइए आप दोस्तों। पृथ्वी, भूमि, ठीक है, धरा, वसुंधरा, ये क्या है कि इनमें से कोई भी ये लिख सकते हैं। और फिर है आगे कोशिश, कोशिश प्रयास। ये क्या है कि मैंने आपके लिए इस लेसन के अधिकांश जो है कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब मैं इसके आगे में आपको दूसरी चीज ये कराने जा रहा हूं, वो ये है, मैंने आपको लिंग बदलों के बारे में बता दिया। ज्यादा लिंग बदलो इस लेसन में है नहीं, ये बादशाह, बेगम, राजा, रानी इतने ही हैं। लेकिन अब मैं आपके लिए बताऊंगा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। ये दोनों चीज अलग अलग है। शब्द एक दिया है तो शब्द का ही वाक्यों में प्रयोग लिखो, अगर मुहावरा दिया है तो मुहावरे का ही वाक्यों में प्रयोग लिखो। तो सबसे पहले मैं क्या है कि मैं शब्द लिख रहा हूं कुछ, उनका वाक्यों में प्रयोग करूंगा और आपसे पूछूंगा, आपको करना है। आप भी कोई शब्द इसमें से बोल सकते हो कि इसका वाक्यों में प्रयोग करो, लेकिन मैं अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपकी मर्जी से शब्द लिखूंगा। अभिमान, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। प्रयोग पहला है अभिमान, कोई भी बोलिए। और शब्द का वाक्य में प्रयोग ऐसा होना चाहिए छोटा, ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो आप में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उसमें कई गलती होंगी। तो वो ऐसा लिखिए छोटा वाक्य एकदम, जिससे आप समझ में आ जाए। अभिमान तो सबसे छोटा, आपने नहीं बोला, मैं बोलता हूं, हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? क्या मैंने लिखा है वो सही है? चाहिए, इसमें ई गलती है, ये लगा दिया है, ये गलत है। ठीक है, तो यही है कि मैं आपको क्या है यही पूछ रहा हूं कि इसमें कुछ गलती है, तो आपने बोल दिया कि ये गलती है, तो उस गलती को मैंने ठीक कर दिया। ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। फिर है नंबर 2 प्रयास। प्रयास का कोई बोलो, लेकिन हाँ प्रयास, प्रयास से हमें सफलता मिलती है। प्रयास से हमें सफलता मिलती है। प्रयास से हमें सफलता मिलती है। बहुत अच्छा, सफलता मिलती है। नंबर 3 मेहनत।
मेहनत और एक और है मेहनती। तो मेहनत का कोई बोलो। मेहनत से ही सफलता मिलती है, ठीक है, मेहनत से ही सफलता मिलती है, से ही सफलता मिलती है। अब एक जैसा लग रहा है मेहनती, ठीक है, तो इसका कोई बताइए। हाँ, आप मेहनती लड़का हैं या मैं बहुत मेहनती हूं, ठीक है, कैसे भी आप कोई सा लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। मैं मेहनती लड़का हूं। बताइए इसमें कोई गलती है? नहीं, ये गलती है, क्योंकि बच्चे इन्हीं गलतियों को ज्यादा करते हैं। वो समझते ही नहीं कि ये मैं या मैं ये दो चीजें हैं। इसको भी मैं बता देता हूं आपको। मैं जो अपने खुद के लिए यूज आ रहा है, मैं खाता हूं, मैं घूमने जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं, तो उसका दो मात्राएं लगेंगी और बिंदु आएगा। जैसे सब्जी में नमक कम है, गिलास में पानी कम है, कक्षा में आज बच्चे कम हैं, तो एक मात्रा और बिंदु। समझ में आ गया? मैं और मैं जिस पर जोर पड़ता है वो अपने लिए यूज में आता है, वो मैं। तो ये मेहनत, मेहनती। अब आगे मैं आपसे और मैं पूछूंगा हाँ, मैं आगे इसमें से पूछूंगा आपसे मुहावरे। कोई बच्चा जानता है मुहावरे? क्लास 3 में भी पढ़े होंगे आपने, मुहावरे के बारे में जानते हैं? तो मैं मुहावरों का वाक्यों प्रयोग करूंगा और आपसे ही पूछूंगा पहले कि इसका मुहावरे का वाक्यों प्रयोग क्या होगा, तभी आपको वो लिखना है। तो अब है, ये मैं साफ करता हूं। और अब मुहावरे, मुहावरा कराने से पहले एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए। मैंने इस लेसन के आपके लिए कठिन शब्द नहीं लिखवाए। वो क्यों नहीं लिखवाए? कि आप कक्षा 4 के स्टूडेंट हैं, आप तो समझदार हैं, आप तो इतना जानते हैं कि इसको हमें सुलेख भी लिखना है, कठिन शब्द भी लिखना है, और सुलेख लिखेंगे तो हमारा हैंडराइटिंग सुधरेगा। अगर क्या है कि श्रुतलेख लिखेंगे, श्रुतलेख आप जानते हैं, एक तो होता है सुलेख और एक होता है श्रुतलेख। सुलेख का मतलब है सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, सुंदर सुंदर अक्षर बनाकर लिखना, वो है सुलेख। श्रुतलेख का मतलब है, श्रुत माने कान, कानों से सुनो और हाथों से लिखो। श्रुतलेख सुनकर लिखो, उसको कहते हैं श्रुतलेख। जो बच्चे श्रुतलेख ज्यादा लिखते हैं वो कभी हिंदी में गलती नहीं करेंगे। चाहे उनसे किसी भी तरह का हिंदी में कोई लेख लिखवाओ या कोई वाक्य प्रयोग कराओ या कुछ भी तरह की कोई समस्या हो, तो हिंदी में वो कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने श्रुतलेख लिख लिख करके अपनी हिंदी को इतना कंठस्थ कर लिया है, इतना उनको याद हो गया है कि कौन सा शब्द कैसे लिखेंगे, चाहे वो कटे हुए शब्द हो चाहे बिना कटे हुए शब्द हो, जिनको आप संयुक्त शब्द भी बोलते हैं। तो संयुक्त शब्द जो बोलते हैं आप, वो ये बहुत बड़ा प्रयोग। हाँ कराऊंगा। तो अब मैं आपके लिए जो करा रहा हूं वो है, मैंने हिंदी का मैंने बता दिया कि इसके जो शब्द हैं कठिन शब्द, कठिन शब्द किसे कहते हैं? जो आपको कठिन लगे वही कठिन शब्द हैं, जिनको आप बोलने में और लिखने में जो परेशानी होती है वही कठिन शब्द हैं। अब मुझसे कहें आप कि आप कठिन शब्द, तो मेरे लिए तो कोई भी कठिन शब्द नहीं, लेकिन बच्चों के लिए तो कठिन शब्द होंगे ना। तो एक शब्द को लिख करके और उसको 3-3 बार लिखना है घर पर। जैसे विद्या है, बुद्धिमान है, चतुराई है, हाजिर जवाब है, और क्या है कि और भी क्या है, विदूषक है। ये कठिन शब्द है, इनमें क्या है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं।
तो इनको आप जितना अभ्यास करोगे उतनी आपकी हिंदी अच्छी सुधरेगी। और घर पर आप ये जो छुट्टियां चल रही हैं, आप घर पर हैं, हम यहाँ से मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप कोई भी जैसे न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, कहानी की किताब है आपके पास, वो प्लीज मैं आपको हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि घर पे आप पढ़ते रहिए, जो भी टाइम मिले तो उसमें पढ़ते रहिए। ये पढ़ने से ही आपकी हिंदी सुधर जाएगी। और सब्जेक्टों में भी ध्यान देना है, और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी तो आप खुद करेंगे उससे ही सुधर जाएगी। टीचर की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप खुद कोई कहानी, कोई कविता, कोई लेख अगर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते रहिए, कुछ अपने पेरेंट्स से भी हेल्प लीजिए और लिखिए, उसी से आपका हिंदी सुधर जाएगी एकदम। तो अब मैं आपके लिए मुहावरे पढ़ा रहा हूं, वो मुहावरे देखिए प्लीज। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। वाक्यों में प्रयोग। तो पहला मुहावरा लिख रहा हूं मैं, कलई खुलना। खुल, कोई इसका मतलब समझता है? कलई खुलना यानी भेद खुलना, रहस्य खुलना। जो आपने कोई बात छिपा के रखी है, दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं, वो आपका तुरंत रहस्य खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा, पता लग जाएगा दूसरों के असली चीज क्या है। तो बीरबल की चतुराई देखकर विरोधियों की कलई खुल गई। बीरबल की चतुराई देखकर, जब प्रश्नों के उत्तर दिए थे बीरबल ने, जब उनके कठिन शब्द पूछे गए तो उन्होंने बड़ी चतुराई से उन्होंने प्रश्नों के ये उत्तर दिए। तो उनकी चतुराई देख करके जो विरोधी थे, विरोधी यानी जो उनके विरोध में खड़े थे, उन लोगों की कलई खुल गई, यानी भेद खुल गया। पता लग गया कि बीरबल सही बोलते हैं, वो सही है, और ये लोग बोल रहे हैं वो मिथ्या है, वो झूठ है। तो इसका मैं वाक्यों में प्रयोग लिख रहा हूं, कलई खुलना। बीरबल की चतुराई देखकर विरोधियों की कलई खुल गई। विरोधियों की कलई खुल गई। कलई खुल गई। ये कलई खुल गई है, कलई खुलना है, यहां हो गया कलई खुल गई। तो ये मुहावरे की जो ये पंक्ति है, कुछ अंश है वो उस वाक्यों में प्रयोग में जरूर आना चाहिए, तभी ये मुहावरा सार्थक और सही होगा, नहीं तो गलत है। फिर दूसरा है तूती बोलना। तूती जानते हैं? तुरही एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें फूंक देते हैं और उसकी आवाज निकलती है। और एक होता है नगाड़ा। तो नगाड़े की आवाज ज्यादा आएगी या तूती की, तुरही की? नगाड़े की आवाज। तो नगाड़े की आवाज के सामने तुरही की आवाज कितनी होगी? नहीं होगी। नगाड़े की आवाज दूर तक जाएगी, वो 2, 4, 5 किलोमीटर की जाएगी। लेकिन जो तूती की आवाज है, तुरही की आवाज है, वो बहुत कम दूरी तक जाएगी, बहुत कम दूरी तक सुनाई देगी, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर तक, बहुत जोर करके 1 किलोमीटर तक। और नगाड़े की 4-5 किलोमीटर तक गूंज जाएगी, आवाज जाएगी। तो जो भी, तो इसका मतलब यही है कि तूती बोलना। अकबर के दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। अकबर के दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, यानी कोई और की कोई सुनता ही नहीं था। क्योंकि बीरबल को सबसे ज्यादा वो पसंद करते थे, तो उनकी ही तूती बोलती थी, उनकी आवाज सुनाई देती थी। तो अब इसका मैं लिख रहा हूं मैं, तूती बोलना। तूती बोलना। अकबर के दरबार में
में बीरबल की ही टूटी बोलती थी। यह है छक्के छूटना। तीसरा मुहावरा है छक्के छूटना। छक्के छूटना का मतलब क्या है? घबरा जाना, पराजित हो जाना, घबरा कर भाग जाना। तो कोई इसका मतलब बताइए छक्के छूटने का। छक्के छूटना एक मुहावरा है और इसका वाक्यों में है कि किसी भी परिस्थिति में घबरा के भाग जाना, दौड़ जाना, यानी जिनका बस नहीं चलता है फिर वो क्या है कि वो भाग जाते हैं। जैसे दो टीम मैच खेल रही है, जैसे भारत पाकिस्तान की या कोई भी टीम, तो जो टीम जो हार जाती है उसके बारे में बोलते हैं कि भारत की टीम के सामने पाकिस्तान की टीम के छक्के छूट गए। ठीक है, इस तरह के आप मुहावरे का वाक्यों प्रयोग कर सकते हैं और मैं इसका मुहावरे का वाक्यों प्रयोग लिख रहा हूं। छक्के छूटना था। छूटना। भारत की टीम के आगे पाकिस्तान की टीम के छक्के छूट गए। छक्के छूट गए, ये हो गया। अब आगे और भी मुहावरा, इसका मुहावरे का मैंने जो लिखा है उस वाक्यों प्रयोग, इसको आप दूसरा भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी लिख सकते हैं कि श्री राम की सेना के सामने रावण की सेना के छक्के छूट गए। तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और घर पर प्लीज इसका अभ्यास करिए, लिखिए, और मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, इसका अभ्यास करिए प्लीज। आपसे मेरा यही निवेदन है।